स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जिसका एग्जाम 12 फरवरी को है उसके मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल यह स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? यानी कि ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, इस परिभाषा को किसने दिया था? तो इस परिभाषा को कुमारी एलन सैंपल ने दिया था। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, एलन सैंपल। और याद रखिएगा, एलन सैंपल आपका कौन से देश की भूगोल विजेता थी? तो याद रखिएगा, ये आपका अमेरिका की भूगोल विजेता थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन आपका आर्द्रियों का विवरण। आर्द्रियों का विवरण आपका एक भौगोलिक सूचना का स्रोत होता है, क्योंकि देखिए कोई भी यात्री किसी भी देश की यात्रा करता है तो वह अपने यात्रा वृत्तांत में उस देश के भौगोलिक सूचना यानी कि उस देश के भौगोलिक सीमा की जानकारी देता है कि कौन से राजा का साम्राज्य आपका कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका एक क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपका प्राचीन मानचित्र। देखिए मानचित्र तो आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत होता ही है, तो ये भी आपका क्या है, एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ग में है आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यानी कि जो चंद्रमा की मिट्टी के नमूने हैं, क्या वो भौगोलिक सूचना के स्रोत है? नहीं, ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये आपका भूगर्भिक संरचना का स्रोत है। मान के लिए चंद्रमा का मिट्टी लेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उसका रिसर्च करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि चंद्रमा कैसे बना था, चंद्रमा की मिट्टी में आपका कौन कौन से तत्व है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इससे हमें कोई भी भौगोलिक सूचना नहीं मिलेगा, इससे हमें भूगर्भिक संरचना की जानकारी मिलेगी, यानी कि भूगर्भिक सूचना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात प्राचीन महाकाव्य, ये भी आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है, क्योंकि जितने भी वेद हैं तो कोई भी आपका जैसे कि मान के चलिए आपका जैसे कि हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म का जो आपका ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का जो आपका ग्रंथ है भगवती सूत्र, इससे आपका 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है कि कौन से महाजनपद कहाँ तक फैला हुआ था, तो उससे भौगोलिक सूचना की जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो ये भी प्राचीन महाकाव्य भी क्या है आपका, ये भी आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है। ठीक है, यही आपका एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? आपको डिटेल में मैंने बता दिया ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछला साल ये क्वेश्चन मैंने करवाया था तो बहुत सारे बच्चों को इस पर डाउट था, इस वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए जब मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप सभी को करवा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि रुको और जाओ निश्चयवाद का आपका दो और नाम होता है। पहला नाम हो गया आपका नव निश्चयवाद, दूसरा इसका एक और नाम है आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद। ठीक है, तो याद रखिएगा रुको और जाओ निश्चयवाद का आपका तीन नाम है। पहला आपका रुको और जाओ निश्चयवाद हो गया, दूसरा आपका नव निश्चयवाद और एक नाम है आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का नव निश्चयवाद आपका रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम है। और याद रखिएगा ये जो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना है ये किसने दिया था? तो ये आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी कि कौन से देश में आपका जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो ये आपका चीन में है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर में कौन है तो याद रखिएगा दूसरा नंबर में हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तब क्या होगा, क होगा। दूसरा नंबर में भारत, पहला नंबर में चीन, तो यहाँ पे पहला नंबर में यानी कि सबसे बड़ा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो विश्व की लगभग आपका 60% जनसंख्या आपका एशिया महाद्वीप में निवास करता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। देखिए विश्व का जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से जो टॉप 10 देश है बच्चों, इनमें से आपका 6 देश आपका एशिया ही में निवास करता है। जैसे पहला वाला देश चीन तो आपका एशिया में ही आता है, भारत भी एशिया में आता है, दूसरा नंबर आपका बांग्लादेश एशिया में आता है, पाकिस्तान एशिया में आता है, यानी कि लगभग आपका जो टॉप 10 में आता है जनसंख्या की दृष्टि से, इनमें से 6 देश आपका
एशिया में ही निवास करता है और एशिया में ही आपका विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थला भाग पर निवास करती है। तो विश्व की लगभग आपका 90% जनसंख्या ये आपका 10% स्थला भाग पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि पूरे विश्व यानी कि पृथ्वी की जो जनसंख्या है ये आपका 1000 करोड़ है। मानने में क्या जाता है, मान लेते कितना है 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ का आपका 90% कितना होता है, तो 1000 करोड़ का 90% आपका 900 करोड़ होता है। और ये जो 900 करोड़ जनसंख्या है विश्व का, ये पूरे पृथ्वी का जितना भी स्थला भाग है, स्थला भाग का मतलब जो जमीनी हिस्सा है, वो जमीनी हिस्सा का मात्र आपका 10% हिस्सा पर आपका निवास करता है। ये इसका कहने का मतलब हुआ। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपका 121 करोड़ है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 121 करोड़। अगर पूछे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 2001 में जनगणना हुआ था, उसमें भारत की जनसंख्या आपका 102 करोड़ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 2001 में कितना 102 करोड़, 2011 में बढ़कर कितना हो गया 121 करोड़ हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए अपकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कारक। अपकर्ष कारक उन कारकों को कहते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपकर्ष कारक कहते हैं। जैसे शिक्षा, जहां पे बढ़िया शिक्षा होता है वहीं पे क्या होते हैं, लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, वहीं पे ज्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोटा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोटा में बहुत ही बढ़िया ट्यूशन पढ़ाई होता है, मतलब वहाँ बहुत ही बढ़िया कोचिंग है आपका जेईई और नीट के लिए। तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी आपका इसकी तैयारी के लिए कोटा जाते हैं। आईएएस की तैयारी के लिए आपका दिल्ली यानी कि मुखर्जी नगर आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये आपका शिक्षा की वजह से इस क्षेत्र में आपका लोग क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहा है। तो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो कारक, उसी वही कारक को क्या कहते हैं, आपका अपकर्ष कारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए शांति व अस्थायित्व, यानी कि जिस क्षेत्र में आपका शांति रहेगा, जहां पे आपका अस्थायित्व रहेगा, वहां लोग क्या होंगे, ज्यादा आकर्षित होंगे। तो ये आपका अपकर्ष कारक है। उसके बाद जीवन व संपत्ति, यानी कि जहां पे आपका जीवन अच्छा से व्यतीत हो सकता है, जहां पे संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है, वह क्षेत्र क्या होगा आपका, ये बढ़िया चीज है ना जी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपकर्ष कारक हो जाएगा। सुरक्षा, यानी कि जहां पे सुरक्षा का कड़ा इंतजाम होगा। ठीक है, जैसे कि जहां चोरी होगा वहां लोग रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जहां पे सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी, जहां पे आतंकवादी हमले नहीं होंगे, जहां पे अपराध नहीं होंगे, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। तो सुरक्षा भी क्या है बच्चों, अपकर्ष कारक है। यानी कि ये तीनों आपका अपकर्ष कारक है। याद रखिएगा, शिक्षा भी आपका अपकर्ष कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका महामारी जहां पे आएगा वहां पे लोग ज्यादा आकर्षित होंगे क्या, नहीं, वहां से दूर भागेंगे। कोरोना में क्या हुआ था, शहरों में आपका कोरोना बहुत ही जल्दी आया था, तो शहर से दूर भाग रहे थे लोग। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका महामारी आपका प्रतिकर्ष कारक है, ये अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कारक, जिससे लोग दूर भागते हो, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हो, लोगों को उस स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता हो, ऐसे कारक को क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे कि आपका बेरोजगारी, गांव में आपका बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी होता है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। गांव में ज्यादा बेरोजगारी होता है तो गांव से लोग दूर भागते हैं शहर की ओर पैसा कमाने के लिए, तो बेरोजगारी आपका अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक है। अनुकूल जलवायु, ये अनुकूल जलवायु आपका क्या है, ये आपका अपकर्ष कारक है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, बढ़िया, जहां पे बढ़िया जलवायु रहता है। ठीक है, गर्मी ठंडा बरसात सब प्रकार का होता है, बढ़िया जलवायु होता है, वही लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं, अपकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात आर्थिक पिछड़ापन, प्राकृतिक विपदा, ये सब क्या है, ये तीनों आपका प्रतिकर्ष कारक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा। तो विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में 12 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो कौन से महाद्वीप में आपका जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो देखिए पहला तथ्य आपका क्या है कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ी है। यानी कि जो मानव की जनसंख्या है ये विगत 500 वर्षों में आपका 10 गुना से अधिक बढ़ा है, ये आपका तथ्य सही है। उसके बाद देखिए दूसरा तथ्य आपका क्या है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को आपका 100 वर्ष लगा। यानी कि जो 5 अरब से 6 अरब विश्व की जनसंख्या है इसे बढ़ने में कितना वर्ष का समय लगा था? तो इसे बढ़ने में आपका 12 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, ये आपका 100 वर्ष नहीं लगा था। तो ये कथन आपका यानी कि तथ्य आपका गलत है। ठीक है, देखिए 5 से 6 अरब होने में और आपका 6 से 7 अरब होने में आपका 12 वर्ष का समय लगा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका तथ्य जो है ये आपका गलत है। उसके बाद देखिए तीसरा तथ्य आपका क्या है कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो ये भी तथ्य आपका गलत है, क्योंकि जो आपका जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है इसमें आपका जो जनसंख्या दर होती है बच्चों ये आपका स्थिर होता है। इसमें क्योंकि आपका स्थिर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होता है। इस वजह से प्रथम अवस्था में आपका जनसंख्या क्या होती है? स्थिर रहता है। ठीक है, इसमें उच्च नहीं होता है। द्वितीय अवस्था में आपका उच्च होता है यानी कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि होता है द्वितीय अवस्था में। ठीक है, तो ये भी आपका कथन गलत है। देखिए चौथा कथन आपका क्या है कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ता है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ख में जो कथन दिया है और ऑप्शन नंबर ग में जो कथन दिया है ये दोनों कथन आपका गलत है। कैसे गलत है ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर से बता दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो विश्व की जनसंख्या पर जो आपके प्रति 100 स्त्रियों पर आपका टोटल 102 पुरुष हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो नाइजीरिया का जो आपका आयु लिंग पिरामिड का आकार है बच्चों ये आपका त्रिभुज के आकार का है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुजाकार का है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? तो भारत वर्तमान में आपका जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो द्वितीय अवस्था में है, यानी कि भारत में अभी भी आपका जनसंख्या क्या होगी? तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी अवस्था में? द्वितीय अवस्था में, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से फसल के लिए आपका ये उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चाय। ठीक है, दार्जिलिंग का चाय नाम तो सुना ही होगा। अगला ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश आपका नॉर्वे है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? तो मछली पकड़ना आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्रिया। देखिए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारे क्रियाएं आते हैं जो आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो, जैसे आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली पकड़ना हो गया, खनन हो गया, ये सब क्रियाएं आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो चलवासी पशुचारण आपका ये मानसूनी क्षेत्र में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा मानसूनी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो मेक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को आपका मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मिल्पा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन आपका रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रबड़ आपका रोपण कृषि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा रबड़। देखिए रोपण कृषि के अंतर्गत वे सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता हो और सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा लंबे समय के लिए उत्पादन किया जाता है, उसी को वही आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे आपका रबड़ का उत्पादन हो, तो खेती हो, चाय का खेती हो, तो कॉफी का खेती हो, ठीक है, तो केला का खेती हो। ठीक है, एक ही फसल को ये बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, यानी कि बागान टाइप में उगाए जाते हैं। ठीक है, यही आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा रबड़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल आपका गेहूं है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को आपका पेरी के नाम से जाना जाता है, पेरी के नाम से। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि न्यूजीलैंड के कैंटबरी के मैदान के में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो जो आपका न्यूजीलैंड के कैंटबरी मैदान है इसमें आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि आपका खास करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। तो अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जितने भी रसदार फसल होते हैं, ठीक है, जैसे खट्टे फसल होते हैं उसी का ही खेती किया जाता है। जैसे आपका अंगूर हो गया, संतरा हो गया, इसका आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसका खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है बच्चों कि रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है। तो अभी बताएं रसदार फलों का उत्पादन आपका किस में किया जाता है, भूमध्य सागरीय कृषि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई थी। तो सहकारी कृषि आपका सबसे अधिक सफल आपका यूरोप महाद्वीप में हुआ था। और यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देश में, तो आज देखिएगा जैसे आपका डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, यहीं पे आपका सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल हुआ था, ठीक है। तो आज देखिएगा कौन से महाद्वीप में, यूरोप में, यूरोप के आपका डेनमार्क, आपका डेनमार्क हो गया, आपका क्या हो गया नीदरलैंड हो गया इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं। तो जो आपका अविकसित देश है ये पिछड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा आपका जो रोपण कृषि है इसका आपका विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो कौन से प्रदेश में आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो ये आपका बेल्जियम के अमेजन बेसिन, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्षा होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, और ये अमेजन आपका जंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपका विस्तृत वाणिज्य कृषि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो कौन सा स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि जिसे आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, ये आपका क्या है बच्चों कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक एकल कृषि नहीं है। तो नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि आपका एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है। तो लो इस्पात उद्योग, लो इस्पात उद्योग आपका खनिज पर आधारित होता है, कोयला पर आधारित होता है, साथ ही साथ आपका जो भी जमीन से निकलता है आयरन उस पर आधारित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः आपका श्रम आधारित है। तो कौन सा उद्योग आपका श्रम यानी कि मजदूर पर आधारित होता है। तो ये आपका कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित यानी कि जो कृषि पर डिपेंड करे, तो सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, आपका पटसन रेशम का उत्पादन होगा तभी ना आपका सूती वस्त्र का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये आपका किस पर आधारित है, कृषि आधारित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है, यानी कि वन पर जो आधारित रहेगा। तो वन पर कौन आधारित रहता है, जो मतलब जो पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं, और पेड़ पौधे से ही आपका कागज बनता है, यानी कि कागज उद्योग आपका वन आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है। तो जो पशु पर डिपेंड करेगा, तो पशु पर कौन डिपेंड करेगा, चमड़ा उद्योग, पशुओं के चमड़ा से आपका चमड़ा उद्योग चलता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए आपका 2500 जनसंख्या यानी कि 2500 जनसंख्या को आपका आधार बनाया है, जो कि आपका ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कितना जनसंख्या को अमेरिका ने आधार बनाया है, 2500, ठीक है। अगर पूछे कि भारत ने कितने जनसंख्या को आपका नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए आधार बनाया है, तो याद रखिएगा भारत ने आपका 5000, कितना, भारत ने आपका 5000 जनसंख्या को आधार बनाया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है, तो व्यापारिक नगर का उदाहरण आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई आपका व्यापारिक नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। जमशेदपुर आपका औद्योगिक नगर का उदाहरण है। बनारस आपका सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। कैनबरा आपका प्रशासनिक नगर का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जमशेदपुर कैसा नगर का उदाहरण है, तो औद्योगिक, यहाँ पे फैक्ट्रियां ज्यादा है। आपका बनारस में पूजा पाठ ज्यादा होता है, काशी विश्वनाथ सुने होंगे। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है, जैसे कि हमारा देवघर भी सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। कैनबरा आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ये आपका प्रशासनिक नगर का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो सड़क आपका सीधा होता है एक तरह से, तो ये मतलब आपका एक तरह से रेखीय होता है। ठीक है, तो ये आपका रेखीय जनसंख्या होती है, रेखीय बस्ती के प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल 40 क्वेश्चन बताए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।